नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास की, बात करेंगे और बाल विकास एमसीक्यूज यहाँ पे बाई जायसवाल सर चल रहा है। और बाल विकास एमसीक्यूज का पहला पार्ट है आपका, और इस पार्ट में हम बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बाल विकास एमसीक्यूज में पहले पार्ट में टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना कमेंट, अपना अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। बाल विकास एमसीक्यूज पहला पार्ट है और पहला प्रश्न है, खालिस्तान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। अर्थात दोस्तों, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? युंग, फ्रायड, एडलर या सलीवन? अगर आप जानते हैं तो आप लोगों ने अभी तक बेफिक्र कमेंट आपने कर दिया होगा, आंसर आपने कमेंट कर दिया है। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? युंग ने किया था। कभी कभी युंग जुंग नाम में डिफरेंस हो जाता है, लेकिन मेन युंग की बात करेंगे। तो युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जो स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। तो अगर आपने डेली क्लासेस देखा होगा या कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है 1900 वर्षों से माना जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में अव्वल आना, एग्जाम को 101% जो है फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से जो है आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग हो गया, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो इनमें से कौन जो है मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आँखों का रंग। आँखों का रंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आनुवांशिकता संबंधी कारक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को जो है प्रदर्शित कर रहा है? अहम के दिन चिंतन, कार्य कारण, विपर्यम चिंतन या प्रतीकात्मक विचार में? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपकी कक्षा का एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कौन सी समझ को जो है प्रदर्शित कर रहा है? तो वह दोस्तों कार्य कारण, क्या है? कार्यकरण को, क्योंकि वह देखता है घरों में या कपड़े सूखना, या किसी घर में किसी व्यक्ति को देखता है, वो देखता आ रहा है, तो कार्यकरण के द्वारा वह बता रहा है, इस समझ को प्रदर्शित कर रहा है कि धूप में कपड़े जब डालते हैं थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद देखते हैं तो सूख जाते हैं। तो यह किसका प्रदर्शन हो जाएगा? कार्यकरण का यह हमारा प्रदर्शन हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न पाँचवा प्रश्न है। पाँचवा प्रश्न, विकास कैसा परिवर्तन होता है? गुणात्मक होता है, रचनात्मक होता है, गणनात्मक होता है, नकारात्मक होता है? तो विकास कैसा परिवर्तन है, सभी यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। तो विकास जो है एक कैसा परिवर्तन होता है? एक गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्योंकि विकास हो रहा है। ठीक है, विकास शब्द से ही पता चलता है कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं उन्नति हो रही है। ठीक है, तो विकास मतलब एक वृद्धि का, एक गुणात्मक का, एक एडिशनल की बात करते हैं। तो विकास कैसा परिवर्तन? एक गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्योंकि विकास का अर्थ ही होता है गुणात्मक परिवर्तन, जो मूल इसका सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। ये जरूरी, ये ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है, लेकिन जब विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। छठा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? सभी कमेंट कीजिएगा।
यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के जो है किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास जो है विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति में विकास के संबंध में जो हमारा दिया गया है कि विकास जो होता है वह सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्या होता है, सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो डी ऑप्शन जो दिया गया वह हमारा विकास के संबंध में सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं किसके विकास का अर्थ है। तो आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता है जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं इसके विकास का अर्थ होता है आपका मतारोपण, अंगीकरण या अनुकरण या अभिव्यक्ति होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। आप अपने अपने अभिव्यक्ति से, अपने अपने बुद्धि विवेक से, अपने अपने IQ से यहाँ पे कमेंट करना है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं वे किसके विकास का अर्थ हो जाता है, वह अभिव्यक्ति का हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिकाएं हैं, तो यदि शिक्षार्थी विद्यार्थी बालक बालिका जो है पाठ के दौरान ही लगातार गलती कर रहा है तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक शिक्षक के रूप में कार्य जो करना है कि अनुदेशन कार्य करना है, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए अगर बच्चा गलती कर रहा है। और अदर ऑप्शन से देखा जाए कि पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। ठीक है, और गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर करना कहीं ना कहीं निगेटिव है। तो ये ऑप्शन हमारा है कि यदि शिक्षार्थी बालक बालिका पाठ के दौरान लगातार गलती कर रहा है तो एक शिक्षक के रूप में अनुदेशन कार्य करना है, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या यह सभी के हो सकते हैं। देखिए, एक कक्षा की बात कर रहे हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी आप एक कक्षा के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कक्षा में पढ़ाने जाएंगे, तो एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र कैसे हो सकते हैं, रुचियों के भी हो सकते हैं। विभिन्नताओं मतलब अलग अलग, तो अलग अलग रुचियों के होंगे बच्चे, सीखने में भी अलग अलग होंगे, चरित्र के भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सभी जो है विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, एक कक्षा के व्यक्तित्व की बात करते हैं। अगला प्रश्न है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है। विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व समान बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य होता है ये सारे होते हैं। विद्यालय में न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना यानी समायोजन करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, उनमें भी समायोजन करना, विशेष व समान बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, समायोजन करना। तो उपरोक्त सभी जो हमारा दिया गया है ये सारे समायोजन शिक्षा के मुख्य कार्य की कैटेगरी पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि की कैटेगरी पर आएगा, स्तर पर आएगा, उत्कर्ष बुद्धि पर या प्रतिभाशाली कहलाएगा। सभी बताइएगा। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 100 के मध्य है तो वह कहलाएगा समान बुद्धि वाला व्यक्ति, समान बुद्धि वाला बच्चा कहला जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। सभी जानते हैं जीन पियाजे जी के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया है। जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं से 1 या 2 प्रश्न अवश्य आएगा 100%, कोई भी टीटी एग्जाम हो, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। प्राक संक्रियात्मक मतलब जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवस्था पूछा जा रहा है तो सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी की पहली अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था या 24 माह तक किया जाए,
2 से लेकर 7 वर्ष तक द्वितीय अवस्था जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इस जो हमारा सही है। और 7 से 11 होता है मूर्त संक्रियात्मक, और 11 वर्ष से आगे 11 वर्ष से लेकर 15 तक क्या होता है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित है। तो टीचिंग स्किल से संबंधित श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या ये सभी हो जाएंगे। तो शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित श्यामपट्ट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है और प्रश्न पूछना भी है। ये सारे टीचिंग स्किल्स हैं। तो ये सभी हमारा 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान किसके बाद होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य के बाद होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराने के बाद, या शिक्षार्थी अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, समुचित उपचारात्मक कार्य की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, विद्यार्थियों में सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, अक्सर होता है हम परिपूर्ण नहीं बन पाते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को सीखते रहते हैं, कमियों को दूर करने कहते हैं, और कुछ न कुछ नया फिर सीखने को आ जाता है। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, जो जगह रह जाता है, जो कमी रह जाती है, उनके निदान में के बाद क्या होना चाहिए। तो उनके निदान की अगर बात करें, समुचित उपचारात्मक कार्य के बाद होना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है। देखिए, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ये पहले पूछा जाता था, लेकिन अब इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है, इसका संबंध किस संवेग से होगा। भय से होगा, घृणा से होगा, आश्चर्य से होगा, भूख से होगा। अब देखिए, शब्द को ध्यानपूर्वक समझिए। जिज्ञासा, तो कहीं ना कहीं जो जिज्ञासा होती है, ना तो वह भय होती, ना ही घृणा होती, ना ही भूख होती है। जिज्ञासा एक क्या होता है, एक आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विलियम मैकडूगल की भावनाओं के अनुसार प्रवृत्ति और भावनाएं दोनों सहज पैटर्न थे। मैकडूगल के अनुसार प्राथमिक भावनाएं भय, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, अधीनता, विचलन, कोमलता, ये कहलाती हैं प्राथमिक भावनाएं। और इन्हीं के अनुसार प्रत्येक सहज प्रवृत्ति में एक समान भावना होती है। ठीक है, तो आश्चर्य की बात करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे, और ये बाल विकास एमसीक्यूज पहले पार्ट में हम टोटल 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जीन पियाजे जी की पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था 7 से 11 मूर्त, और चौथी होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से के बाद। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। सिलर ने दिया है, कैम्स ने दिया है, पैट्रिक पॉलाव ने दिया है, या स्टेनले हॉल ने दिया है। तो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। सभी जानते, जब भी अधिगम की पुनरावृत्ति की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, ईपी पॉला या पैट्रिक पॉलाव का नाम आता है, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अब इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिकों से संबंधित हम डेली क्लास चल रहे हैं, डेली जुड़िए। मनोवैज्ञानिक से संबंधित भी आपको क्लास चल रही है, जिनका हम पूरा सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टीचर्स की बेहतरीन तैयारी करना है, फुल प्रिपरेशन के साथ करना है, तो जुड़ें, डेली क्लासेज अटेंड करें। तो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत हम ईपी पॉलाव की बात करते हैं। साथ ही साथ इसका अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि क्रिस्टीना अपनी जो है कक्षा को छेद भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। तो एक अध्यापिका है जो अपने बच्चों को जो है छेद भ्रमण पर ले जाती हैं, और जब वह छेद भ्रमण कर वापस आती हैं तो विद्यार्थियों के साथ उस भ्रमण पर चर्चा करती हैं। तो किस ओर संकेत कर रहा है, यह सीखने के आकलन को, कि बच्चों ने वहाँ पे क्या क्या सीखा, उस छेद भ्रमण पर चर्चा करना। तो सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन होगा। ठीक है, सीखने का आकलन नहीं होगा, सीखने के लिए आकलन पर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल कहलाता है।
अमहत्वपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होता है, निरपेक्ष होता है या कम महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा विकास के दृष्टि से लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है वह आपका कैसा होता है, अति संवेदनशील होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होगी। बच्चे के साथ साथ अध्यापक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षक शिक्षिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी पेडागोजी होता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? यह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है या वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता हो सकती है, आपकी क्या विशेषता हो सकती है। साथ ही साथ टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर किया, आपने कितना फीडबैक किया, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगले पार्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।